चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन एंड वन डायमेंशन। उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये पढ़ा। डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन a straight line distance between 2 points, स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv/dt। और फिर रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। यदि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम हो तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक्स लगाते हैं तो उसके बाद स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने को फिर हम रिटार्डेशन कहते हैं। If the vehicle is slowing down, then it is easily a case of retardation. हालांकि रिटार्डेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर स्पीड 3 से 2 हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वेलोसिटी -2 से -3 हुई है तो ये और कम हुई है, नेगेटिव में बढ़ी है अर्थात कम हुई है, तो वो भी रिटार्डेशन का केस आता है। वो एक एक्सेप्शनल केस। हम लोगों ने एक्सेलरेशन को xt ग्राफ पे डिनोट कर लिया है। एक्सेलरेशन को xt ग्राफ में पढ़ाया गया था फिगर 3.9 में। अब हेडिंग दे दीजिए वेरियस वीटी ग्राफ्स। सबसे पहली बात तो यही है कि वीटी ग्राफ अगर ऐसा है, वीटी ग्राफ ऐसा है तो ये आपको क्या दिखा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्लोप होता है ये dv/dt। जो क्वांटिटी आपने y एक्सिस पे प्लॉट की है अपॉन जो क्वांटिटी x एक्सिस पे प्लॉट की है वो स्लोप बताता है। तो dv/dt एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला कंक्लूजन ये हो गया, the slope of VT graph represents acceleration. Slope of VT graph represents acceleration. ये बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। स्लोप यानी यहाँ जो क्वांटिटी प्लॉट की है उसमें चेंज अपॉन यहाँ जो क्वांटिटी प्लॉट की है उसमें चेंज, और छोटे से चेंज को हम d लिखते हैं। dv यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dt यानी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इस समय जो स्लोप है वो है dv/dt, और dv/dt को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। जैसे xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, ऐसे vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। यानी यहाँ तक कि अगर हम ये समरी देखें और स्लोप यानी डिफरेंशिएशन भी, तो हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारी यहाँ तक समरी हो गई। भाई v जो होता है वो dx/dt होता है, और a जो होता है वो dv/dt होता है। xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है और vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है। x को डिफरेंशिएट करते हैं तो v मिलता है, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ये सब बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं, अच्छे से ध्यान दी जाए। अब एक और बात यहाँ वीटी ग्राफ के बारे में की जा सकती है। आप हेडिंग दे दीजिए क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वीटी कर्व। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वीटी कर्व। ये v और ये t कर्व है ये, और ये इसके अंदर एरिया है। कोई किसी एडवांस बात है ये, और अच्छा बोल्ड में एनसीईआरटी ने दिया है, करना आपको पड़ेगा। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वीटी कर्व। तो अगर मैं सिर्फ डायमेंशंस के लिहाज से बात करूं, डायमेंशनली ये जो एरिया है ये है v × t,
भाई ये अगर ऐसा होता वीटी ग्राफ, अगर ये वीटी ग्राफ ऐसा होता तो एक रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल Yes, होता sir. तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालते। डायमेंशनली एरिया जो है वो होता लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो होता वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वेलोसिटी L1 t माइनस 1 हो गया, इनटू t कर दिया, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया। कम से कम डायमेंशन के लिहाज से मुझे क्लियर हो रहा है कि एरिया क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द वीटी कर्व, इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वीटी कर्व, आंसर याद कर लीजिए कि ये है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी डिनोट करता है, ये अगर आपको निकालना हो तो आप दिस इनटू दिस कर दीजिए। आप पहले दिस अपॉन दिस करते थे स्लोप के लिए, स्लोप यानी क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, ये था स्लोप। और एरिया ऑफ कोर्स है दिस इनटू दिस, एरिया फिलहाल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो डायमेंशनली दिस एरिया रिप्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल फैसला हो गया कि वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अच्छा, इस बात को हम एक तरह से और प्रूव कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फाइनल डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं। प्रूफ ये है कि भाई v होता है dx by dt और dx हो जाएगा v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, v होता है dx by dt, तो dx हो जाएगा v into dt। अब मैं बोलता हूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, so integration of dx is equal to integration of v dt। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, आप जानते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, ये दोनों साथ साथ चिपके चिपके आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एक्चुअली सही बोले तो ये डेल्टा x होता है, x नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो ये डिनोट कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, और तुम छोटे छोटे dx को ऐड करोगे, अगर तुम छोटे छोटे dx को ऐड करोगे, छोटे छोटे dx को ऐड करोगे, ये dx और ये dx और ये dx, तो तुम्हें इतना बड़ा एक डेल्टा x मिल जाएगा। बस आपको अगर ये देखना है कि किसी ग्राफ का एरिया क्या डिनोट कर रहा है, तो आप y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू x एक्सिस की क्वांटिटी कर दीजिए, तो फिलहाल वो हो जाएगा वेलोसिटी टू टाइम, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और उसका दूसरा तरीका है कि इक्वेशन जो भी आपको आती है वो लिखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, तो आप ये पाओगे कि दिस इज इक्वल टू दिस। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये हमारे कीवर्ड्स हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। सर ये सर वो आपने v/1 लिया है। हाँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बोला ना, सर तो v is equal to dx by dt, पर यहाँ कुछ भी नहीं था तो मैंने कह दिया v/1 लिख देता हूँ, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आप कहो कि हाँ ये v into dt है और ये dx into 1 है, इसलिए मैंने यहाँ 1 ऐसे ही लिख दिया था। यस सर। खैर अब तक कि आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, मैं आपको टोटल समरी देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है। पहले तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। फिर मैंने आपको पढ़ाया है इंटीग्रेशन मतलब एरिया।
फिर ये पढ़ाया है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये पढ़ाया है कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और फिर ये पढ़ाया है कि एरिया अंडर अ कर्व, मतलब डायमेंशंस के लिहाज से डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑन y axis multiplied by quantity on x axis। ये एक बात है, दूसरी बात है, तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर आपको एक कर्व का एरिया निकालना है तो आप उसके डायमेंशंस निकालने हैं तो y एक्सिस पर जो क्वांटिटी प्लॉट की है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल मान लो ना इसको, ये है, और इसलिए एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व एक्चुअली तो v into t बोलना चाहिए आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, पर मैं v into t को x नहीं, अगर डेल्टा x बोलता रहूं तो सेफ रहेगा। चेंज इन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। vt ग्राफ का जो एरिया है वो डेल्टा x है। बस ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ये एडवांस माना जाता है, पर आई थिंक यही हमने अब तक की बातें पढ़ी, तो आपको इनकी लॉजिक ढंग से याद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इनको बार बार रिवाइज करते जाइए, इनको बार बार रिवाइज करते जाइए। सिर्फ फाइनल कंक्लूजन्स, तो आप हेडिंग दे दीजिए informations available from a VT curve, informations available from a VT curve। VT कर्व से क्या क्या हमें जानकारियां प्राप्त हैं? सबसे पहले तो हमें डायरेक्टली V के बारे में जानकारी मिल जाती है कि V बढ़ रही है, कि V कांस्टेंट है, कि V कम हो रही है। तो नंबर 1, the graph directly gives information about velocity। डायरेक्टली जो ग्राफ का शेप है वो आपको वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे देता है। आपको एरिया या स्लोप के बारे में सोचने की बात नहीं है, ये डायरेक्टली कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, ये डायरेक्टली कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये डायरेक्टली कह रहा है वेलोसिटी कम हो रही है। सबसे पहली जानकारी जो आपको डायरेक्टली मिल रही है बिना कोई दिमाग लगाए वो वेलोसिटी के बारे में है। वीटी ग्राफ आपको वेलोसिटी की ही तो जानकारी देगा। अब नंबर टू आपको जानकारी मिल रही है इस ग्राफ के स्लोप के बारे में। अब आप बता पाएंगे कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, तो नंबर 2 लिख दीजिए। नंबर 2, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अब ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा है आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि स्लोप जीरो है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्लोप देता है एक्सेलरेशन। और नंबर 3 एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives information of displacement। बेटर रहेगा लिखें change in displacement। एरिया अंडर VT ग्राफ gives information of change in displacement या change in position। ये है VT ग्राफ में से हमें सबसे ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं। VT ग्राफ स्वयं साक्षात आपको पहले V के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दे रहा है, और इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। अगर एरिया बढ़ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पार्टिकल दूर जा रहा है ओरिजिन से। लिख दीजिए पॉजिटिव एरिया मींस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। Positive area means positive displacement, that is the particle. Positive area means positive displacement, that is the particle is going away from the origin. Positive area means positive displacement। मैं खाली VT ग्राफ की बात कर रहा हूँ। Positive area means positive displacement, और positive displacement that particle is going away from the origin।
and negative area means negative area under VT curve. Negative area under VT curve means negative area under VT curve represents negative displacement. Negative displacement. That is, the particle is going in negative direction of x-axis. Particle अगर यहाँ था तो यहाँ आ रहा है, नहीं नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ कितना गया है, एरिया नेगेटिव, पॉजिटिव एरिया मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बस तो बस यही हो गया। अब ये जो ग्राफ बने हैं ना, ये देखता हूँ कि आपको क्या दिखा रहा है। मैं फिगर 3.10 के फिगर ए की बात कर रहा हूँ। ये वीटी ग्राफ है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट कह रहे हैं, वी ओवर है। t इज इक्वल टू 0 पे शुरू में जो वेलोसिटी थी वो v नॉट है। v नॉट को आप जानते हैं, हम इसे u के नाम से लिखते आए हैं। आप v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला जानते हैं, तो एनसीईआरटी ने u की जगह v नॉट लिखा है, तो मैं भी v नॉट लिखूंगा। v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी that is at t is equal to 0. v naught is an initial velocity that is at t is equal to 0. तो एक बार v naught के बारे में मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि v naught क्या है। इनिशियल वेलोसिटी का ये मतलब नहीं होता है कि तब वेलोसिटी जब से बॉडी ने चलना शुरू किया। कोई भी बॉडी जब स्टार्ट करेगी तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे ही होगी। इनिशियल वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि जब से आपने बॉडी को देखना शुरू किया तब बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। t is equal to 0, यानी ये यहाँ t is equal to 0 है, ये इंस्टेंट एट विच द ऑब्जर्वेशन बिगिंस। लिख दीजिए, दिस इज द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑब्जर्वर स्टार्ट्स observing the motion। इसी इंस्टेंट को बोलते हैं t is equal to 0। जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया तब टाइम वो वहीं से गिनना शुरू करेगा कि भाई मेरे को ये गाड़ी पहले अभी अभी दिखी, ये t is equal to 0 है, 5 सेकंड बाद गाड़ी कहाँ है, 10 सेकंड बाद गाड़ी कहाँ है। जब आप किसी बॉडी को देखना शुरू करते हैं तो वहीं से तो टाइम बिगिन होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन का टाइम स्टार्ट्स नाउ, दैट इज t is equal to 0। जब से आपका टाइम बिगिन हुआ है तब बॉडी में जो वेलोसिटी रहती है उसको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी रहती है, दैट इज फॉर यू। इनिशियल वेलोसिटी से कभी ये मतलब नहीं होता कि जब मोशन बिगिन हुआ वो वेलोसिटी तो हमेशा 0 ही रहेगी। तो v0 is the velocity, is the initial velocity at the instant at which observation begins। जब आपने उसे देखना प्रारंभ किया, इस टाइम को आप t0 कहोगे, यहाँ पे 1 कहोगे, यहाँ पे 2 कहोगे, यहाँ पे 3 कहोगे, इस टाइम को t इक्वल टू 0 कहोगे ना, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है। खैर, हम ये जानना चाहते हैं अब 3 जानकारी। नंबर 1, ये ग्राफ आपको वेलोसिटी के बारे में क्या बता रहा है। नंबर 2, ये ग्राफ आपको एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता रहा है। और नंबर 3, ये ग्राफ आपको चेंज इन पोजीशन अर्थात डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बता रहा है। तो नंबर 1, वेलोसिटी के बारे में तो मुझे साक्षात दिख ही रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये ग्राफ नंबर 1 डाल के लिख दीजिए, इट्स अ राइजिंग ग्राफ, सो वेलोसिटी goes on increasing with time। It's a rising graph, so velocity goes on increasing with time। t is equal to 0 पे वेलोसिटी इतनी थी, t is equal to 1 पे वेलोसिटी इतनी है। यहाँ आइए, यहाँ से डिसाइड करिए, यहाँ से मत डिसाइड करिए कुछ भी। t is equal to 2 पे वेलोसिटी इतनी है, पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर इतनी हुई, t is equal to 3 पे वेलोसिटी इतनी है। तो आप देख रहे हैं, इधर टाइम को देखिए, इधर देखिए, इस ग्राफ को मत देखिए,
t is equal to 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी के बारे में तो हमें ये जानकारी मिली। नंबर 2, अब हम जानना चाहेंगे इससे एक्सेलरेशन के बारे में, और नंबर 2 में लिख दीजिए, फिर से इट इज अ राइजिंग ग्राफ। ये आसमान की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये राइजिंग ग्राफ है, सो इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव है, जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव है, एंड स्लोप ऑफ VT ग्राफ represents acceleration. Slope of VT graph represents acceleration. Slope of VT graph represents acceleration. So, slope of VT graph represents acceleration. So, this graph represents positive value of acceleration. This graph represents positive value of acceleration. ठीक है भाई, पहली बात ये पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। दूसरी बात कि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन था, पहले यहाँ देखा और बोला राइजिंग ग्राफ है, बढ़ रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। फिर इस VT ग्राफ के स्लोप का नाम एक्सेलरेशन होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तीसरी बात देखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, और बस ये पॉजिटिव आ रहा है। नंबर 3 लिख दीजिए, एरिया अंडर द ग्राफ इज पॉजिटिव। एरिया अंडर द ग्राफ इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस विद टाइम। एरिया अंडर द ग्राफ इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस विद टाइम। पहले इतना एरिया है ना, थोड़ी देर बाद इतना पूरा एरिया होगा ना, और थोड़ी देर बाद पूरा एरिया ये होगा ना, शुरू से लेकर आगे तक एरिया जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लिख दीजिए एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर VT ग्राफ represents displacement. Since this area is positive, this graph represents positive displacement. Since the area is positive, this graph represents positive displacement. And since the area goes on increasing with time, और क्योंकि एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता चला जा रहा है, एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता चला जा रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये सारी बातें एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि VT ग्राफ है और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात, VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये दो बातें अब हमारी आदत बन चुकी है। तीसरी बात है कि VT ग्राफ का अंडर जो एरिया है वो पॉजिटिव है, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डायमेंशंस निकालूंगा तो वेलोसिटी टू टाइम आएगा, वेलोसिटी टू टाइम डिस्प्लेसमेंट है, एरिया पॉजिटिव है मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और फिर एरिया बढ़ता चला जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी पार्टिकल ओरिजिन से और दूर जाता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हम ओरिजिन से नापते हैं। ये चार बातें हमें पहले VT ग्राफ से मिली। अगला VT ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट VT ग्राफ जो है वो ये है, ऐसा, यहाँ वेलोसिटी V0 है और बाद में वेलोसिटी V है, और ये टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। इसको यहाँ एरो यहाँ दिखाने के बजाय किताब ने ऐसा दिखाया है कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, और यहाँ ऐसा दिखाया कि टाइम का ग्राफ है। बस अब इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। सबसे पहले तो हमें साक्षात वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिल रही है। नंबर 1 ले दीजिए, इट्स अ फॉलिंग ग्राफ, it's a falling graph, so velocity is falling, that is, as time increases
velocity goes on decreasing, velocity decrease हो रही है, दिख ही रहा है, यहाँ नहीं देखना, इस टाइम पे velocity ये है, जब t is equal to 0 पे ये t is equal to 0 है, यहाँ जो velocity है उसका नाम v naught है, फिर velocity ये हो गई, फिर velocity ये हो गई, फिर velocity ये हो गई। आप यहाँ मत देखिए, आप अगर टाइम देखना है तो यहाँ देखिए, और velocity देखनी है तो यहाँ देखिए। ये एरो हम हमेशा ऊपर ही बनाते हैं, जैसे फिलहाल velocity टाइम के साथ घटती जा रही है, टाइम जब बढ़ रहा है तो velocity घट रही है। यहाँ देखिए, यहाँ मत देखिए। वेलोसिटी के बारे में हमें करेक्ट इजीली जानकारी आ गई कि अब ये मत समझना कि गाड़ी आपने पलट के उल्टी चलाना शुरू कर दी है, आपने ब्रेक शायद लगाए हैं तो वेलोसिटी घटती है, पर होती तो पॉजिटिव ही है। अभी ये वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वेलोसिटी नीचे दिखाई जाती है, ये सब पॉजिटिव वेलोसिटी। एनीवे छोड़ दीजिए, सेकंड बात करते हैं ग्राफ के स्लोप के बारे में। ये नंबर 2 में लिख दीजिए, इट्स अ फॉलिंग ग्राफ, it's a falling graph, so slope is negative. Falling graph है, so slope negative है. And slope of VT graph is equal to acceleration. Slope of VT graph represents acceleration. VT graph का slope acceleration बताता है. VT graph का slope acceleration बताता है. VT graph का slope acceleration बताता है. मतलब साफ है कि एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है और स्लोप इस समय नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। बस नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस दैट द ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, गाड़ी हम चला रहे हैं पर हमने उसमें ब्रेक लगा दी। ब्रेक जब हम लगाते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि गाड़ी जाती आगे ही है, पर हाँ उसकी स्पीड कम होती जाती है और फाइनली वो रुक जाती है। आपने इस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाए हैं, इस इंस्टेंट पे ब्रेक लगाए हैं, उसके बाद गाड़ी आगे ही जा रही है, पर हाँ उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और शायद वो थोड़ी देर बाद रुक भी जाएगी। ओके, नंबर 3, मैं इस ग्राफ के एरिया की बात करता हूँ। आप लिख दीजिए, ये अगर मैं बात करूं तो ये एरिया है तो पॉजिटिव, लिख दीजिए एरिया इज पॉजिटिव। नंबर 3 लिख दीजिए, एरिया इज पॉजिटिव, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। एरिया इज पॉजिटिव, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, दैट इज द बॉडी या पार्टिकल, द बॉडी इज स्टिल गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एरिया अगर पॉजिटिव है, इट मींस दैट the body is still going away from the origin. एरिया पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। ये थर्ड इंफॉर्मेशन हो गई एरिया के बारे में। अब ये एरिया क्वेश्चन सोचना हमें ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एरिया बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है। एरिया पॉजिटिव है वो तो ठीक है, पर अगर और थोड़े टाइम के बाद करेंगे तो ये एरिया और पूरा ही लेना पड़ेगा ना। तो फिलहाल तो जहां तक ग्राफ दिखाया है आपको, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ये बात नंबर 4 डाल के लिख दीजिए, नंबर 4 डाल के लिख दीजिए कि एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम। एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और आगे जाऊंगा तो मैं इतना एरिया ले लूं। एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड इज थ्रू आउट पॉजिटिव। जहां तक ये ग्राफ दिखाया है, ये एरिया टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और थ्रू आउट पॉजिटिव है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। एरिया थ्रू आउट पॉजिटिव है, ये बात थोड़ी कठिन है और इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एडवांस बात है। फिलहाल कम से कम अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये आपके लिए इजी हो जाए तब आप इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हो, अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हो। मैंने जब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, मैंने पहले तो कहा, जो कहा था वो स्टेटमेंट रिपीट कर दूं कि एज विद टाइम एरिया इंक्रीजेस सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। तो आप लिख सकते हैं इवन दो मोशन इज रिटार्डेड, even though
motion is retarded and brakes have been applied. Motion retarded है और हम brakes लगा चुके हैं. But before stopping, a vehicle moves forward. रुकने के पहले गाड़ी तो आगे ही जाती है. Before stopping, a vehicle moves forward. गाड़ी तो आप ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी आगे ही जाती है. So displacement increases. ब्रेक मारते ही साथ गाड़ी पलट के पीछे तो नहीं चली जाती. ब्रेक मारने के बाद वेलोसिटी घटती है. ब्रेक मारने के बाद वेलोसिटी घटती है तो मुझे घटती हुई दिख रही है. और रिटार्डेशन इसके स्लोप से पता लग रहा है. और गाड़ी आगे जा रही है मुझे इसके एरिया से पता लग रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ता चला जा रहा है. ये एरिया बढ़ता जा रहा है. थोड़ी देर बाद ये इतना एरिया होगा, थोड़ी देर बाद और इतना एरिया होगा. एरिया बढ़ता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है. और डिस्प्लेसमेंट बढ़ना भी चाहिए क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जाती तो आगे ही है. अब थर्ड ग्राफ बनाते हैं. सी वाला ग्राफ बनाते हैं. सी में ये इनिशियल वेलोसिटी है. ये t = 0 है, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है. ये टाइम t = 0 है. ये है थर्ड ग्राफ. टाइम t पे कुछ इसमें माइनस भी दिखा है. ये इनिशियली वेलोसिटी कुछ माइनस v0 है. ये वेलोसिटी एक्सेस है ना, इधर पॉजिटिव वेलोसिटीज है, इधर पॉजिटिव वेलोसिटीज है तो इधर नेगेटिव वेलोसिटीज है. ये माइनस v0 है और ये कुछ माइनस भी है थोड़ी देर बाद टाइम t के बाद. इस ग्राफ के बारे में हम यही कहना है कि भाई इनिशियली ही वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव मतलब पार्टिकल ये ओरिजिन की तरफ आना शुरू करती है. इसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी कहते हैं और इसको हम नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं. तो लिख दीजिए at t = 0, at t = 0 the initial velocity v0, the initial velocity v0 is negative. Initial velocity v0 is negative. So the motion is in negative direction of x-axis. बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis में हो रहा है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारे लिए, प्लस x-axis है ये, और ये माइनस x-axis है. ये हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन है. ये हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन. बॉडी पहले यहाँ आ रही थी. मोशन नेगेटिव y एक्सिस में नहीं होना चाहिए. x एक्सिस में कैसे सर? x एक्सिस का जो वो है वो तो पॉजिटिव है, y एक्सिस में होना चाहिए मोशन नेगेटिव. आपकी बार क्या होता है, ये x और y को आप कंफ्यूज मत करिए. अब ये x एक्सिस नहीं है, अब ये टाइम एक्सिस है. और ये x एक्सिस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. ये x होता है और ये y होता है. अभी ये टाइम है और ये वेलोसिटी है. अब आप x एक्सिस और y एक्सिस की बात ना करें. ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है. हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं m1d x डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने उसे पॉजिटिव x एक्सिस कह दिया. आप अगर पहले ही सवाल की बिगिनिंग में बता दें कि भाई मैं y डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं इसे प्लस y एक्सिस बोलता. हाँ, इसको प्लस y एक्सिस बोल देता. उनमें आप मिक्सअप ना करें. अभी क्या जो भी मतलब ये x एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट वाला x एक्सिस अलग चीज है. आप जिसे x एक्सिस कहते हैं वो आपने टाइम प्लॉट किया. x एक्सिस और y एक्सिस को दिमाग से आप भुला दीजिए, निकाल दीजिए. इसका जहां भी जा रही है बॉडी, जो भी डायरेक्शन है, मतलब x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं आर्बिट्ररी. जहां भी आप देख रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है और उसके उल्टी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन. जहां भी आपकी निगाह है उसको आप मान लीजिए बॉडी यहाँ जा रही है तो पॉजिटिव कहूंगा और यहाँ जा रही है तो नेगेटिव कहूंगा. आप x और y से हट जाइए, दूर हट जाइए, कंफ्यूजन रहेगा. इस चैप्टर में x एक्सिस और y एक्सिस की बात ना करें, आप इधर टाइम एक्सिस की बात करें और अगर इधर वेलोसिटी प्लॉट की तो वेलोसिटी एक्सिस की बात करें. और जहां भी बॉडी जा रही है उसको आपको x कहना है या y कहना है या जो भी कहना है कहिए. वो कहाँ जा रही है वो इन्फॉर्मेशन अभी सवाल में थी नहीं, तो इसलिए मैंने उसे x एक्सिस मान लिया.
अब मेरा कहना है कि भाई इनिशियली बॉडी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव डायरेक्शन तुम्हारी है वहां बॉडी जा रही है, और नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो लिख दीजिए, नंबर 1 लिख दीजिए। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। मैं यही बोलूंगा कि यहाँ वेलोसिटी -3 थी, यहाँ वेलोसिटी -4 है। बहुत ही टफ केस है ये, बहुत ही गंदा केस है ये। यहाँ वेलोसिटी -6 ये हुआ है। ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। इधर पॉजिटिव वेलोसिटीज डिनोट की जाती हैं, इधर नेगेटिव वेलोसिटीज डिनोट की जाती हैं। शुरू में वेलोसिटी -3 थी, फिर ऑफ कोर्स से -4 हो गई, फिर ऑफ कोर्स से -5 हो गई, फिर ऑफ कोर्स -6 हो गई। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, पर हाँ वो थ्रू आउट नेगेटिव में बढ़ रहा है। नेगेटिव साइन के साथ वेलोसिटीज बढ़ रही हैं। सबसे टफ केस है ये, और इसलिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ। मैं वेलोसिटी के बारे में कुछ खास डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ, बस जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ कि भाई पहले -3 थी, फिर -4 हुई, फिर -5 हुई, फिर -6 हुई। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये मुझे नहीं पता। मैं दूसरी बात करता हूँ, नंबर 2 आपसे बात करता हूँ और पूछता हूँ इस ग्राफ का स्लोप बताइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जवाब दीजिए। सर नेगेटिव। हाँ, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ऐसे होता तो नेगेटिव ही होता, इसको और आगे बढ़ा देता तो नेगेटिव ही होता। यहाँ से भी कभी देखूंगा मैं, यहाँ से भी ये लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ तक जा रही है, ये सब नेगेटिव ही स्लोप है। ये सारे केसेस पॉजिटिव स्लोप के हैं। ये जिसमें आप आसमान की तरफ जाने की इच्छा रखते हो वो सब पॉजिटिव स्लोप है, और जहाँ गड्ढे में और गहरा नीचे चले जाना चाहते हो, गर्त में गिर जाना चाहते हो, चाहे वो ग्राफ यहाँ से गुजरे, ये भी नेगेटिव स्लोप है, ये भी नेगेटिव स्लोप है, और ये भी नेगेटिव स्लोप है। आप जा तो गड्ढे की तरफ ही रहे हो, नेगेटिव स्लोप है, बात बिल्कुल सही है। ये काफी टफ केस था मेरे हिसाब से। तो ये नेगेटिव स्लोप है। इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा ना, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एंगल यहाँ आएगा, यहाँ से एंगल नापूंगा एक्स एक्सिस से। ग्राफ को आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा जब आपको डाउट आए, ग्राफ को आगे पीछे बढ़ा दीजिए। बड़ा ही टफ केस चल रहा है भाई। आप ये बताइए कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? सर एक्सेलरेशन। लिख दीजिए, पूरा लिखिए। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ represents acceleration. VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, and here the slope is negative. Here the slope is negative. This graph therefore depicts retardation. correct. This graph therefore depicts negative acceleration. That is retardation. This graph therefore depicts negative acceleration, that is retardation. अगर इसको मैं और ज्यादा एनालाइज ना करूं तो भी ये बात ठीक रहेगी, और ज्यादा मैंने अगर एनालाइज कर लिया तो ये बात आपके लिए कठिन हो जाएगी। और मैं कर रहा हूं इसको, और आगे एक स्टेप आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस ग्राफ की स्पीड के बारे में आप बताइए कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? -3, -4, -5 तो बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। स्पीड तो बढ़ रही है, शाबाश, स्पीड तो बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, पर बढ़ रही है सर क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन से स्पीड। हाँ, स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही, शाबाश। लिख दीजिए, ऐसे डैश करके लिख दीजिए टफ डिस्कशन नाउ। अब मैं टफ डिस्कशन कर रहा हूँ, और बहुत ही रेयरली इसमें कभी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। काफी टफ डिस्कशन है। लिख दीजिए, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड ओनली मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। So here speed is increasing 3, 4, 5, 6 टाइप से स्पीड बढ़ रही है।
स्पीड बढ़ रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अब हम एक डेंजरस कंक्लूजन लेने वाले हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट हिला देगा। देखिए कंक्लूजन, जो कि ऑफ कोर्स मैं अभी इंपॉर्टेंट नहीं मानता क्योंकि बहुत एडवांस्ड है, टफ है। टफ पेपर आने हो तो ये कंक्लूजन काम का है। टफ पेपर अभी और 3, 4, 5 साल आना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, फैसला ये है कि इवन फॉर अ बॉडी इन रिटार्डेड मोशन, even for a body in retarded motion, speed may increase. Even for a body in retarded motion, speed may increase. ये मोशन रिटार्डेड है, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और स्पीड बढ़ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। अभी अपने दिमाग पे ज्यादा जोर न डालें, कुछ सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं, अभी से याद करने की चेष्टा करें बस। पूरी की पूरी बात अभी आपको क्लियर हो जाए उस कोशिश में ना रहें, दिमाग ज्यादा इस्तेमाल ना करें, याद कर लें, क्लियर तो हो ही जाएगा। अभी के अभी क्लियर हो ये थोड़ा ही ना जरूरी है। ये बात की पक्की गारंटी है कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है अर्थात यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अर्थात ये मोशन रिटार्डेड, ये मोशन रिटार्डेड है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वेलोसिटी -3 से -4 से -5 हुई है। वेलोसिटी तो घटी है, वेलोसिटी के घटने को ही रिटार्डेशन कहते हैं, पर स्पीड बढ़ी है। हमको लगता है जब हम ब्रेक्स मारेंगे तो वेलोसिटी भी घटेगी, स्पीड भी घटेगी और गाड़ी रुक जाएगी, पर ऐसा हमेशा नहीं है। मैं बोला ना, मैं जब मैंने मैं बोला उसे अंडरलाइन कर लीजिए। सर हाँ सर, उसमें भी एरिया इंक्रीज हो रहा है। हाँ, मैं एरिया के भी एक मिनट बात करता हूँ। फिर से हम इस बात को लिख देते हैं, फिर से स्टेटमेंट को लिख दीजिए, एक क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, एक क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए कि स्पीड ऑफ अ रिटार्डेड बॉडी may increase, speed of a body in retarded motion, speed of a body in retarded motion may increase, true or false? True. Speed of a body Sir, true. in retarded motion may increase, true or false? हाँ, इसका आंसर है ट्रू, इसका आंसर है ट्रू। जब भी हम कभी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछता ना मे, जिस स्टेटमेंट में होता है मे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो स्टेटमेंट 90% ट्रू होता है। 10% वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, पर 90% वो सही होते हैं, क्योंकि मे कह रहा है ऐसा हो सकता है क्या, तो कभी ना कभी तो हर चीज हो ही सकती है। ये एक जनरल टिप लिख दीजिए, वेरी यूजफुल टिप, 6 स्टार 7 स्टार वाला एक टिप लिख दीजिए। स्टेटमेंट्स यूजिंग मे, flexible statements using may are mostly correct. Flexible statements using may are usually correct, and rigid statements using must, जो must बोलता है, जिस स्टेटमेंट में must आता है, वो अक्सर गलत होता है, हमेशा नहीं, अक्सर गलत होता है। इनके आधार पे आप कोई डिसीजन ना लें, पर अगर जरूरत पड़े तो हाँ, बायस अगर होना ही है, आपको रिस्क लेनी ही है, तो 90% मेरी ये लॉजिक सही जाएगी। अगर आपने किसी में भी मे लगा दिया तो वो सही हो जाएगा, काफी उम्मीद है। और अगर मस्ट लगा दिया तो कंपल्शन तो किसी को बर्दाश्त है ही नहीं, एक ना एक एक्सेप्शन तो आ ही जाएगा, जब वो चीज ओबे नहीं होगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके पॉइंट नंबर 4 के बारे में जा रहा हूँ, जो कि एरिया अंडर ग्राफ की बात करता है। मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया कि भाई शुरू से ही वेलोसिटी नेगेटिव है और जमीन में गिरती चली जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती चली जा रही है, और नेगेटिव में वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी का बढ़ना एक्चुअली वेलोसिटी का घटना ही होता है। खैर ये वेलोसिटी घट ही रही है, नो डाउट अबाउट इट, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी घट ही रही है, हालांकि स्पीड बढ़ रही है पर वेलोसिटी घट रही है। इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है और स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और तीसरी बात कि स्पीड तो रिटार्डेड मोशन है, फिर भी इसकी स्पीड बढ़ रही है,
रिटार्डेड मोशन है फिर भी इसकी स्पीड बढ़ रही है। और अब चौथी बात यह है कि हाँ इसका अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया इतना था पहले, थोड़ी देर बाद इतना हो गया और इतना हो गया। नंबर 4 लिख दीजिए, एरिया इज नेगेटिव। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नेगेटिव। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नेगेटिव, सो एक्स इज नेगेटिव। वीटी ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है यानी ऑब्वियसली यहाँ पर जब वेलोसिटी ही नेगेटिव है तो पार्टिकल भी तो यही जाएगा। द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बॉडी एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव वेलोसिटी से वो वहीं तो जाएगा। एरिया थ्रू आउट नेगेटिव है और फिर एरिया बढ़ता जा रहा है। नंबर 5 लिख सकते हैं कि द नेगेटिव एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। जो नेगेटिव एरिया है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता ही चला जा रहा है। नेगेटिव एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता ही चला जा रहा है। नेगेटिव एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता ही चला जा रहा है। और ठीक है फिर तो मतलब ठीक है, पार्टिकल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पार्टिकल इज गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। या इसका तात्पर्य लगा सकते हैं, पार्टिकल इज गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये टफ ग्राफ था। वेलोसिटी नेगेटिव में है और -3 से -4 से -5 से -6 हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड है, वो इंक्रीज हो रहा है। मोशन तो पक्का रिटार्डेड है ही क्योंकि स्लोप वीटी ग्राफ का नेगेटिव है। तो रिटार्डेड मोशन में भी स्पीड बढ़ सकती है, रिटार्डेड मोशन में भी स्पीड बढ़ सकती है। इसे हम और 2-3 केसेस सिचुएशंस में आपको दिखाएंगे कि देखो ये वही वाला केस है, तब आपको इस पर बिलीफ आ जाएगा। अभी आपको इसको दोबारा नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। अगर ये आपके पूरे मोमेंटम को बिगाड़ रहा है तो इतने पोर्शन को स्किप करके आगे चले जाइए। ग्राफ 1 पढ़िए, ग्राफ 2 पढ़िए, ग्राफ 3 छोड़ दीजिए। एनीवे फाइनली इसके बाद हमारे पास ग्राफ डी आ रहा है जो कि यहाँ से बात कर रहा है। शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर ये नेगेटिव है। ऐसा ये वेलोसिटी v0 है और ये फाइनल वेलोसिटी माइनस v है। मैं वैल्यूज लेके बात कर सकता हूँ कि वेलोसिटी 5 है, +5 है, ये +4 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +1 है, ये वेलोसिटी 0 है, ये वेलोसिटी है, फिर ये वेलोसिटी -1 है, फिर ये -2 है और मे बी ये -3 है। ऐसा ये उसने इनिशियल वेलोसिटी v0 कही थी और ये फाइनल वेलोसिटी v है। इसको मैं यहाँ लिखने के बजाय यहीं लिखूँ तो अच्छा है, ये v है। वेलोसिटी यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसको मैं बोल देता हूँ a और ये b और ये c। ये वाली लाइन जरा मेरे एक्सिस ऐसे दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहने के बजाय मैं इसे टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस कह रहा हूँ। अब आप इसे वाई ना कहें तो अच्छा रहेगा कि वाई है कि वी है, डाउट आएगा। ये वाई एक्सिस है, नहीं ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है बस। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ग्राफ से डायरेक्ट जो मुझे जानकारी मिल रही है वो वेलोसिटी के बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ भाई वेलोसिटी शुरू में पॉजिटिव है, फिर वो कम होती जा रही है, कभी 0 भी हुई और फिर नेगेटिव भी हो रही है। ऐसा पहला फैसला है। नंबर 1, इनिशियल वेलोसिटी, the body starts with initial positive velocity। बॉडी की इनिशियल कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है। The velocity then goes on decreasing, velocity फिर डिक्रीज होती जाती है। At B the velocity becomes 0, B पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद आफ्टर दैट the velocity becomes negative, velocity becomes negative। ये वाला ग्राफ उतना ज्यादा टफ नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है ना। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी ने डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर दी। लिख दीजिए, नेगेटिव वेलोसिटी मींस दैट द बॉडी इज नाउ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द बॉडी इज नाउ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब है कि बॉडी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है।
Negative velocity means that the body is now moving in opposite direction. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। यहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया था, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही थी, शायद आपने शुरू में ही ब्रेक्स मार दिए थे, बीच में बॉडी रुक गई और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और बॉडी पलट के वापस आ गई। तो पॉइंट नंबर 1 में तो हम जो डायरेक्ट दिख रहा है वही बता रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब लिख दीजिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन है एंड इन द एंटायर जर्नी द स्लोप इज नेगेटिव। इस पूरी जर्नी में यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव है। In the entire journey, the slope is negative. Therefore, the entire journey motion is retarded. पूरी जर्नी में जो इसका मोशन है वो retarded है। In the entire journey, the motion is retarded. ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 में देखता हूं। पॉइंट नंबर 3 में मैं एरिया की बात करता हूं। तो शुरू में जो इसका एरिया है वो पॉजिटिव, लिख दीजिए एरिया अंडर ए बी इज पॉजिटिव। एरिया अंडर ए बी इज पॉजिटिव। So displacement during in the portion AB is positive. Displacement during portion AB is positive. Portion AB में जो displacement है वो positive. And that means in the region AB, the particle is going in plus x direction. जिस डायरेक्शन में भी बॉडी जा रही है उसे मैं x डायरेक्शन मान रहा हूं। ये एरिया पॉजिटिव है तो बॉडी शुरू में प्लस x डायरेक्शन में जा रही है। In the region BC, the area under the graph is negative. इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, एरिया नेगेटिव है। नेगेटिव एरिया मींस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव एरिया मींस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पार्टिकल इज कमिंग बैक टुवर्ड्स ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन के तरफ वापस आ रहा है। ये ट्रायंगल बड़ा है तो ये अगर ओरिजिन है तो पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया, शायद एक ए है और ये बी है, यहाँ रुका और फिर यहाँ सी यहाँ तक आ गया, ऐसा कुछ हुआ। ए से बी तक ये आगे गया, ए से बी तक आगे गया, फिर बी से सी तक ये वापस। इधर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर जर्नी बीसी यहाँ हो रही है, ये जर्नी बीसी। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। बस तो अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट मुझसे पूछेगा तो इतना बचेगा ना। लिख दीजिए टू कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट गिव रिस्पेक्टिव साइंस टू एरियाज। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप एरियाज को अपना अपना साइन दीजिए। मतलब यहाँ A1 को पॉजिटिव हम कहेंगे और A2 को हम नेगेटिव कहेंगे। A1 को पॉजिटिव कहेंगे और A2 को नेगेटिव कहेंगे। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये एक अच्छा टफ थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बनता तो है, वो है A1 माइनस A2। अब इतने पोर्शन का एरिया निकालिए, फिर इतने पोर्शन का एरिया निकालिए। नेगेटिव एरिया को नेगेटिव साइन दीजिए, पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव साइन दीजिए। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है ना, तो दिस माइनस दिस तो करना पड़ेगा आपको। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो होता है लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया कर दीजिए तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द पाथ। ये एरिया मान लेते हैं 100 था और ये एरिया मान लेते हैं 20 था। तो 100 माइनस 20, हम यहाँ तक तो कह रहे थे एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है,
अब इसके बाद टोटल एरिया ने घटना शुरू कर दिया ना, यहाँ तक तो एरिया बढ़ रहा था, इस एरिया की तुलना में ये एरिया थोड़ा ज्यादा था, ग्राफ जरूर नीचे गिर रहा है पर फिर भी टोटल एरिया तो इस पूरे एरिया में ऐड ही हो रहा है, यहाँ तक एरिया बढ़ रहा है, फिर एरिया टोटल एरिया ने घटना शुरू कर दिया, बस पार्टिकल ने वापस आना शुरू कर दिया। यही बातें हैं, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रही है, जीरो हुई, नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी के बारे में जानकारी है। स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है, पूरी जर्नी रिटार्डेड है। एरिया यहाँ पॉजिटिव और यहाँ एरिया नेगेटिव है, यानी यहाँ पार्टिकल आपने क्या हुआ कि गाड़ी में आपने ब्रेक्स लगाए तो गाड़ी पहले तो आगे गई और रुकी और फिर वापस भी आना शुरू कर दिया उसने। यहाँ पे ये हुआ है कि गाड़ी आगे जाती है, उसकी जर्नी रिटार्डेड है, बी पे उसकी बॉडी जैसे पत्थर को ऊपर फेंके ना, तो इनिशियल वेलोसिटी से पत्थर को ऊपर फेंका है, ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कहीं रुक रहा है और फिर नीचे आना शुरू कर दिया उसका तुरंत, वैसा केस है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि such a situation is observed when an object is thrown up against gravity. When an object is thrown against gravity. फिगर 3.11 पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ उसने ग्राफ क्वेश्चन के रूप में आप लिख सकते हैं कि भाई ये वेलोसिटी ग्राफ है, ये u है और ये टाइम, ये t है, इतना टाइम, ये टाइम एक्सेस है। 3.11 के बारे में मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ, फिगर 3.11 के बारे में। सर हाँ, तो अभी जो लास्ट वाला अपने ग्राफ किया था ना, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यार ऐसा है कि ऐसा था ये, अब अगर ये +100 है और ये -20 है, तो शुरू में आप यहाँ ओरिजिन पे ही थे, शुरू में आपका x0 था और फाइनली आपका x80 है। आप पहले यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ आए, तो अभी ओरिजिन से इतना दूर तो हो ही ना, तो टोटल तो आपका x बढ़ा ही है, यहाँ ज्यादा बढ़ गया था, फिर आप वापस भी आए, इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में तो फिलहाल आपका x थोड़ा बढ़ा ही है। यस सर। क्वेश्चन अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया इन दिस ग्राफ, या चलो पहले तो यही हम कहते हैं कि भाई व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा मोशन दिखा रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब पहले तो स्लोप की बात ही नहीं कर रहा है, पहले तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, so this represents uniform motion, velocity constant है, velocity constant है, this represents uniform motion. Number 2, what is area under the graph? एरिया हो जाएगा, अब तो ये रेक्टेंगल है, u into t हो जाएगा, और ये इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट है मीटर सेकंड, ये आंसर है मीटर, ये इट इज रिप्रेजेंटिंग सम मीटर्स, यानी ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये बातें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आंसर आएगा ut, डिस्प्लेसमेंट बताओ तो आंसर आएगा ut। बस स्लोप 0 है तो एक्सीलरेशन 0 है, स्लोप 0 है तो एक्सीलरेशन 0 है। बस एक लास्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब भी ग्राफ कभी, मान लीजिए कोई भी ग्राफ ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसा xt ग्राफ या vt ग्राफ में, vt ग्राफ ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा, या ये at ग्राफ है, ये भी ऐसा दिखाया जाता है, तो वो उसने एक बात थ्योरी में बताई है कि ये ग्राफ्स कभी भी ऐसे वर्टिकल नहीं हो सकते, सडन किंक्स नहीं हो सकते इसमें, ऐसा भी अगर हम दिखाएं ऐसा, तो ये सडन नहीं होना चाहिए था, बस ऐसे ही लिख दीजिए, द ग्राफ शुड नॉट हैव सडन किंक्स, ग्राफ में सडन किंक्स नहीं होने चाहिए,
जितने भी ग्राफ्स बताएं। उन्होंने मैथमेटिक्स की भाषा में कहा है कि फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। मैं उनकी मैथमेटिक्स की भाषा नहीं जानता, मैं उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, but these graphs are not possible in practice. These graphs having sudden changes, suddenly एकदम से वैल्यू यहाँ थी, एकदम से वैल्यू इतनी थी और अभी एकदम से इतनी हो गई, इतना सडन चेंज पॉसिबल नहीं होता है, इतना सडन चेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो कह रहा है रियलिस्टिक सिचुएशंस द फंक्शंस विल बी डिफरेंशियल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ्स विल बी स्मूथ। बस आपको लिख दीजिए कि द स्मूथ ग्राफ्स ओनली आर पॉसिबल इन प्रैक्टिस, बस आपको ये सीखना है। Smooth graphs only are possible in practice. आगे ये भी लिख दीजिए graphs having sudden changes, graphs having kinks, graphs having kinks are not possible because the value cannot change abruptly at an instant. The value cannot change abruptly at an instant. किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू अचानक से चेंज नहीं हो सकती। असली बड़ा बड़ा लिख दीजिए, मैं इस पे किसी भी बात पे इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ। 1 स्टार आपको देना है तो आप दे दीजिए। ये बातें एनसीईआरटी ने बोल्ड लेटर्स में लिखी हैं, पर ये मेरे किसी भी आगे विशेष काम की नहीं है। आप बड़ा बड़ा लिख दीजिए, चेंजेस शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, या जो ग्राफ शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। ऐसे इनको ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है, ये सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ये वाला। दिस रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्लोप, और इनफाइनाइट स्लोप इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर ये वीटी ग्राफ है तो ये बता रहा है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन थोड़ी ना प्रैक्टिकल। सडन चेंजेस जो जिनमें भी कोई सडन ग्राफ में कोई सडन चेंज आता है ना, वो अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपको जवाब देना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सेम टाइम पे कभी वेलोसिटी इतनी भी है, कभी इतनी भी है, सर ये भी मतलब ऐसा लिख दीजिए इस ग्राफ को बना के, एट सेम टाइम वेलोसिटी हैज many different values। इसी इंस्टेंट पे कभी वेलोसिटी इतनी भी है, कभी इतनी भी है, कभी इतनी भी है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही इंस्टेंट पे 3-4 वेलोसिटीज हो। अगर ये xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ है, मतलब इस जगह एकदम सडन चेंज आ गया ना, खास एकदम इसी जगह पे इसी इंस्टेंट पे एकदम से सडन चेंज आ रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, ये ग्राफ हल्का सा स्मूथ होना चाहिए था, और ऐसा भी ये पॉसिबल नहीं है। तो पोजीशन टाइम पे भी पॉसिबल है, हाँ सडन ये वाला तो पॉसिबल है, बस चलो इसी की बात करता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम टाइम पे एक ही टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक ही टाइम पे तुम सब जगह उपस्थित हो, या तो तुम भूत हो या भगवान हो। आदमियों के लिए तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे तुम सब जगह उपस्थित हो। ठीक है, that's all for now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.